तो यार पिछले एपिसोड में हमने देखा था क्यूसार की सैड स्टोरी और लियोन शेफर्ड की ग्रैंड एंट्री। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। अचानक एक बंदा आता, लियोन शेफर्ड। ये बंदा आते ही बोलता, तुम लोग मेरे दुश्मन हो या दोस्त। और इतना कहते ही अपनी खतरनाक ऑरा रिलीज कर देता है, इतनी पावरफुल ऑरा कि बेन और एना दोनों शॉक में पड़ जाते हैं। ये बंदा। तभी बेन पूछता है, कमांडर ये इंसान कौन है? ह्यूज बताते हैं ये कोई आम इंसान नहीं, ये वाना किंगडम के ग्रैंड ड्यूक लियोन सेफर्ड है। बेन भी सोच में पड़ जाता है, अच्छा ये वही बंदा है जिसके बारे में क्योसार ने बताया था। तभी कमांडर ह्यूज ड्यूक को समझाते हुए कहते हैं, ये लड़का वो इंसान है जिसने क्योसार को अकेले ही मौत के घाट उतार दिया। ये सुनकर ड्यूक भी सोच में पड़ जाते हैं, इतनी कम उम्र में इसने क्योसार को मार दिया, काबिले तारीफ है। ड्यूक बेन की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहते हैं, लड़के तुमने कमांडर ह्यूज की जान बचाई है, इस हिसाब से तुम मेरे बेनिफिशियर हुए, क्या तुम मेरे घर आना पसंद करोगे? मैंने उसे देखते हुए कहा था, ये तो मेरे लिए रिस्पेक्ट की बात होगी। और इसी के साथ ये लोग युवाना किंगडम की ओर निकल जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है ऑर्को किंगडम के पैलेस में। रेविन और पार्सेल अपने मिशन की रिपोर्ट देने आते हैं। वो सम्मान के साथ अपने मैजेस्टी को बताते हैं, जैसा कि हमें ऑर्डर मिला था हमने एथोस नाइट के साथ साथ टीजे ग्रुप को भी एनिलेट कर दिया, लेकिन हम कमांडर ह्यूज को मार नहीं सके। ये सुनकर ऑर्को के मैजेस्टी उठते हुए गुस्से में बोलते हैं, नाचीज तुम्हें क्या लगता है तुम इन कचड़ों को मारकर मेरे सामने आओगे तो मैं खुश हो जाऊंगा? कोई ऐसा कारण दो मुझे जिससे मैं तुम्हारी जान बख्श सकूं। तो अभी हमें कुछ नए कैरेक्टर्स से इंट्रोड्यूस किया जाता है। इनमें से एक का नाम ओल्गा, जो बोलती है, तुम लोग एक लड़की को मार नहीं सके, कितने शर्म की बात है। ऑर्को के कुछ और सोल्जर्स रेविन का मजाक बना रहे होते हैं। तभी रेविन कहता है, माय मैजेस्टी हमें पता नहीं था कि एक लड़का इतना पावरफुल होगा कि अकेले क्योसार को मार देगा और कमांडर ह्यूज को भी बचा लेगा। तभी ऑर्को के मैजेस्टी अपने प्रेशर को रिलीज करते हुए कहते हैं, बहुत हुआ तुम लोगों का। इस प्रेशर से वहां सभी लोग घुटनों में आ जाते हैं और कहते हैं, हम मरना डिजर्व करते हैं लॉर्ड, हमें माफ करें। ऑर्को के मैजेस्टी कहते हैं, ऐसा लगता है हमें लियोन की बॉडी लेने के लिए एक लंबे वॉर को करना है, क्योंकि हमें आर्टिफिशियल माना के इम्पैक्ट को रोकना है, तो लियोन की बॉडी ही बेस्ट होगी। मैजेस्टी की बात भी पूरी नहीं होती कि और एक सोल्जर बोल पड़ता है, लॉर्ड अगर हम लोगों से ह्यूज बच भी जाता है तो क्या फर्क पड़ जाएगा? इस पर ऑर्को के मैजेस्टी काफी गुस्से में आ जाते हैं और अपनी एबिलिटी का यूज करते हुए उसे एक ही पल में जकड़ लेते हैं। वो बंदा चिल्लाने लगता है। तभी ऑर्को के मैजेस्टी कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है लियोन शेफर्ड आसान टारगेट है? और जब उनके साथ ह्यूज की एबिलिटी मिल जाती है तो वो और भी पावरफुल हो जाते हैं। क्या ये तुम्हें मजाक लगता है? जो लोग दुश्मन को कम आंकते हैं वो मिट्टी में मिल जाते हैं, ठीक तुम्हारी तरह। और ये बोलते हुए उस सोल्जर को मार देते हैं। ऑर्को के मैजेस्टी कहते हैं, रेबिन अगर दूसरी बार तुमसे गलती हुई तो मैं तुम्हारे सर और टांग को दोनों ही काट दूंगा, लेकिन मैं नहीं चाहता इतने स्किल पर्सन को इस वॉर के टाइम खोया जाए, तो ये तुम्हारी आखिरी गलती होगी। रेबिन अपने घुटनों में झुककर कहता है, लॉर्ड अब से कोई भी गलती सुनने को आपको नहीं मिलेगी, आप बेफिक्र रहिए। मैजेस्टी आगे कहते हैं, जाओ सारे सोल्जर से कह दो इस लॉन्ग वॉर का एंड करने का समय आ चुका है। वो लोग यस मैजेस्टी कहते हुए निकल जाते हैं। इसी के साथ लियोन फैमिली के मेंशन को दिखाया जाता है, जहाँ पॉलिन को होश आ गया होता है। उसके कमरे में कमांडर ह्यूज आते हुए कहते हैं, पॉलिन हम दोनों के सिवाय हमारे सारे नाइट्स मारे गए। ये सुनते ही पॉलिन रोने लगता है, जिसकी आवाज कमरे के बाहर से बेन भी सुन रहा होता है और वो भी सैड फील करता है। तभी पीछे से ड्यूक आते हुए कहते हैं, लड़के क्या तुम अच्छा फील कर रहे हो? बेन कहता है, हाँ मेडिकल ट्रीटमेंट काफी अच्छी थी, इसलिए मैं जल्दी रिकवर कर गया। ये सुनते ही ड्यूक उस पल को याद करते हैं जब बेन का ट्रीटमेंट हो रहा था और उसकी रिकवरी एक मॉन्स्टर जैसी थी। जैसे ही बेन जाने लगता है, ड्यूक उसे रोके हुए कहते हैं, लड़के मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए कि हम लोग थोड़ी और बात कर सकते हैं। और वो लोग वहाँ से ट्रेनिंग हॉल की तरफ जाने लगते। तभी ड्यूक कहते हैं, लड़के मैंने यूथ से तुम्हारे बारे में सुना कि तुम कितने पावरफुल हो और तुम्हें किसकी तलाश है। बेन उसे कुछ नहीं कहता, बस उसकी बातों को चुपचाप सुन रहा होता है। चलते चलते वो लोग ट्रेनिंग ग्राउंड में पहुंच जाते हैं। लड़के तुम्हें पता है कि तुम किस रास्ते में चल रहे हो? बेन उसे नॉर्मली कहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन से रास्ते में चल रहा हूँ। ड्यूक उसे बताते हुए कहते हैं, क्या तुम्हें मालूम भी है इस पूरे एटून कॉन्टिनेंट को 6 पावरफुल किंगडम कंट्रोल करते हैं, जिसमें सबसे पावरफुल जॉय किंगडम है और उनके सबसे पावरफुल सोल्जर जिन्हें रॉयल गार्ड कहा जाता है उन्हें कंट्रोल करता है ग्रैंड ड्यूक। और उन्हीं ग्रैंड ड्यूक में एक है क्रेटोस, जिसे तुम मारने की सोच रहे हो। क्या तुम्हें लगता है तुम अपनी इस पावर से एक माउंटेन को हिला भी पाओगे? बेन उसे उसी की भाषा में रिप्लाई देते हुए कहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि माउंटेन की हाइट कितनी है और मैं उसे क्लाइम कर पाऊंगा या नहीं, इन सब से तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ड्यूक अपने माना को रिलीज करते हुए कहते हैं, जैसा कि उसने कहा था तुम्हें समझाने का कोई फायदा नहीं। और ये कहते हुए वो अपना किलिंग इंटेंट रिलीज कर रहा होता है।
बेन भी शॉक में था। ये बंदा, इस बंदे को क्या हुआ? बेन इससे पहले कि कुछ समझ पाता, ड्यूक अपने फॉर्म को चेंज करते हुए बेन पर एक तगड़ा अटैक कर देता है। लेकिन बेन अपने रिफ्लेक्सेस का यूज करते हुए आसानी से बच जाता है। ड्यूक यही नहीं रुकता, उस पर दोबारा अटैक कर देता है, जिसे बेन जैसे तैसे करके रोकता है और वो भी गुस्से में आ जाता है। हाँ, ऐसा लगता है मुझे अपनी पावर को दिखाना ही होगा। ड्यूक भी अपनी ऑरा को रिलीज करते हुए कहते हैं, लड़के मुझे भी देखना है कि तुम्हारे अंदर इतनी पावर है भी या नहीं कि तुम जॉय किंगडम का सामना अकेले कर लो। चलो आज तुम्हारा टेस्ट ले ही लेता हूँ। और इतना सुनते ही बेन अपनी पावर के साथ ड्यूक पर अटैक करते हुए कहता है, हर जगह अपनी नाक मत घुसाया करो लियोन सेफर्ड। लेकिन ड्यूक उसके अटैक को आसानी से डॉज कर लेते हैं और कहते हैं, लड़के जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम मेरा मतलब समझ लोगे। और ये कहते हुए अपने दोनों हाथ से अजूरी पाम को यूज करते हुए बेन पर एक तगड़ा अटैक कर देता है, जिसे बेन काफी दूर जाकर गिरता है। यह ड्यूक यही सोच रहा होता है कि अब मैंने फ्लो में ज्यादा पावर तो यूज नहीं कर लिया। लेकिन तभी पत्थरों को साई करते हुए बेन निकलता है और कहता है, ऐसा लगता है मुझे थोड़ा सीरियस होना ही होगा। और ये कहते हुए अपने ट्रिपल असुरा वेपन त्रिशूल को समन कर लेता है। उसे हाथ में लेकर चलते हुए काफी बेडस लग रहा होता है और कहता है, जब कोई दूसरे के मैटर में टांग अड़ाने की कोशिश करता है तो उसका क्या नतीजा मिलता है आज तुम्हें पता चलेगा। ट्रेनिंग हॉल के ठीक सामने बेन के गिरने का इम्पैक्ट ड्यूक के बेटी के रूम में भी हुआ होता है। ये बंदी और कोई नहीं, वही शार्लेट है जिसकी हेल्प बेन ने की थी। तभी हमें इस वेपन का नाम बताया जाता है, द लाइटनिंग फायर। ये एक लॉन्ग स्वॉर्ड है जिसके 3 फॉर्म है। ये अपने फॉर्म को चेंज करती रहती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। बेन उसे तिरछी निगाहों से देखते हुए सोचता है, इसे मारना मेरे लिए कुछ ट्रबलसम हो सकता है, इसलिए मुझे इसे नॉर्मल सा कट देना ही बेहतर होगा। और ये बोलते हुए वो अपनी इनक्रेडिबल पावर को रिलीज करता है, जिसे लियोन शेपर्ड भी सोच रहा होता है, ये क्या है, इस लड़के से इतनी डेंजरस ऑरा आ रही है। तभी बेन अपने लॉन्ग शॉट को लेकर एक स्टांस लेता है। इधर लियोन की बेटी भी आ जाती है और तब बेन लियोन पर अपने शॉट से अटैक कर देता है। इतनी स्पीड से ड्यूक के ऊपर कट लगा होता है कि उसे कुछ पल के लिए तो कुछ समझ ही नहीं आता। और हमें पीछे का इम्पैक्ट दिखाया जाता है, ट्रेनिंग ग्राउंड में बड़ा सा होल हो गया था। ड्यूक की बेटी सोच रही होती है, अभी अभी क्या हुआ। अरे लियोन शेपर्ड बस यही सोच रहे थे, इस लड़के ने अपनी पावर को मेरे आर्मी के साइड रखा और जानबूझकर एक कट ही दिया। अगर ये मेरे सीने में लगता तो शायद। और वो अपने कटे हुए माँ को देखते हुए कहते हैं, लगा ये कट जल्दी जाने वाला नहीं। अपने फॉर्म को नॉर्मल करते हुए सोचते हैं, ये लड़का स्ट्रांग है, इस लड़के में कुछ तो बात है। तभी ड्यू की बेटी उन दोनों के बीच आते हुए कहती है, बहन तुम कैसे हो? तभी बहन कहता है, हे तुम मोई मर्चेंट की बेटी हो ना? साले चिल्लाते हुए कहती है, गधे मैं वाना किंगडम की ड्यू की बेटी हूँ, कुछ तो रिस्पेक्ट दिखाओ मुझे। तभी वो अपने फादर के पास आते हुए कहती है, "डैड, ये वही लड़का है जिसने मुझे जंगल में उन बैंडिट से बचाया था।" ये सुनते ही ड्यू कहते हैं, मुझे माफ करना लड़के, मैं तुम पर थोड़ा ज्यादा ही रूड हो गया। मैंने उसे नॉर्मली कहता है, कोई बात नहीं। लेकिन तभी ड्यूक अपने फादर के बिया पर ऑरा को रिलीज करते हुए कहते हैं, लड़के मेरी बेटी की ओर उस नजर से देखने की भी कोशिश मत करना। मैंने उसे कान करते हुए कहता, ऐसा नहीं होगा क्योंकि मेरे दिल में पहले से ही कोई है। और कौन है दिल में, कमेंट करना। तभी एक नाइट दौड़ते हुए आता है और कहता है, लॉर्ड लॉर्ड। ऑर्गो किंगडम ने बोरगा किंगडम के साथ मिलकर एक बड़ी सी आर्मी को लेकर वो अपना किंगडम की ओर मार्च कर दी है। ये सुनते ही ड्यूक और उसकी बेटी दोनों टेंशन में आ जाते हैं। तभी हमें 1 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है, वहाना किंगडम और बोरगा किंगडम के बॉर्डर। हमें वहाना किंगडम के कैंप को दिखाया जाता है। वल्कन, सेरी, रसेल, ये लोग आपस में यही बात कर रहे होते हैं, तुमने वो न्यूज सुनी है, हमारी एक डिवीजन इथोस नाइट मारे गए। हाँ, ऐसा लगता है कि यहाँ एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। और तभी वहाँ एक नाइट आते हुए कहता है, सर सर आर्गो किंगडम के सोल्जर्स यहीं आ रहे हैं। ये सुनते ही तीनों कमांडर पैनिक में आ जाते हैं। वोल्कन कहता है, सरी तुम जाओ और ये न्यूज कैपिटल तक दे आओ। और इसके ठीक थोड़ी दूर में हमें ऑर्गो किंगडम के कैंप को दिखाया जाता है, जहाँ लाखों की तादाद में मरे हुए लोगों को लेबनांग नाम का एक सोल्जर कंट्रोल करते हुए कहता है, ऐसा लगता है कि अब वॉर का एंड आने वाला है। वापस से सीन ड्यूक और बेन पर आता है, जहाँ ड्यूक कहते हैं, मैं कैपिटल की ओर निकल रहा हूँ लड़के, तुम लोग कुछ भी हो जाए इस मेंशन को मत छोड़ना। और ये बोलते हुए वो निकल जाते हैं। जैसे ही ड्यूक जाते हैं, शार्लेट कहती है, बेन तुम मेरे डैड के साथ क्या करने की सोच रहे? बेन उसे समझाता है, लड़की तुम्हारे फादर को ही शौक चढ़ी थी मेरी टेस्ट लेने की। और ये बोलते हुए अपने रूम की ओर निकल जाता है। और यहाँ शार्लेट बेन का एटीट्यूड देखकर शौक में रहती है, ये लड़का। बेन अपने रूम में आते हुए अपना काम शुरू कर देता है। वो सोचता है, जैसा कि क्यूसार्क ने कहा था कि लियोन फैमिली में ऑर्गो का स्पाई छिपा हुआ है, तो मैं उसी बंदे से पूछता हूँ जो इसका जवाब दे सकता है। और बेन अपने ग्लटनी पॉकेट के भीतर चला जाता है, जहाँ उसने बार्गेटेन को क्या किया था। जो भी इस बंदे को भूल गया हो, ये वही बंदा है जो स्कॉलर के साथ मिलकर बेन को मारने की कोशिश की थी। बेन उसके पास जाते हुए कहता है, हे इंसान, अगर तुम मेरी हेल्प करते हो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। बार्गेटेन कहता है, चला जा साले, मैं तुझे कुछ नहीं बताने वाला।
और दूसरी जगह वहाना किंगडम के डिफेंसर को बड़े ही प्यार से अर्को के सोल्जर्स स्पाई की हेल्प से डीएक्टिवेट कर देते हैं। जैसे डिफेंस एरी डीएक्टिवेट हो जाती है, अर्को के सोल्जर वहाना किंगडम के लोगों को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसी से पार्सल कहता है, मुझे तो अभी से ही गूज़बम्प्स आ रहे हैं, जल्दी स्टार्ट करो इंसानों का हंट। ओल्गा उसे कहती है, गधे तू गधा ही रहेगा। तभी हमें इस ग्रुप को लीड करने वाले सोल्जर को देखते हैं, जिसका नाम जॉर्डन होता है, जो एक रैंक 8 का सोल्जर है। ऐसा मान लो कि ये बंदा क्यूसार से भी पावरफुल है, एक लेवल। और इसका नाम याद रखना, मजा आएगा, जॉर्डन। सीन वापस से बेन पर आता है। वो बारगेटन से पूछता है, बता दे साले, लियोन फैमिली में वो जासूस कहाँ छुपा है? अगर तूने सच बता दिया तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। लेकिन इतना भयंकर टॉर्चर सहने के बाद बारगेटन को इस बात की कोई उम्मीद नहीं थी कि बेन उसे जिंदा छोड़े। जब बेन को लगता है कि उसकी सारी तरकीब काम नहीं कर रही, फेल हो चुकी है, तो अपनी डायमेंशन में ओफान को समन कर लेता है। और अब कोई भी मुझसे नहीं पूछेगा कि ओफान इस डायमेंशन में आई कैसे। बेन की एक एबिलिटी है। बेन ओफान से कहता है, ओफान ये वही इंसान है जिसने तुम्हारे अंकल और तुम्हारे साथियों को तुम्हारे सामने मारा था। क्या तुम अपना बदला नहीं लेना चाहती? लेकिन याद रखना, तुम्हें इसे इस तरह से टॉर्चर करना होगा कि ये मेरे सवालों का जवाब दे। पहले तो ओफान थोड़ी नर्वस होती है, लेकिन बेन उसे याद दिलाता है कि कैसे उसके साथियों को बेरहमी से मारा गया। बेन के समझाने पर ओफान का डिटर्मिनेशन जाग जाता है और वो बर्गटन को पूरी तरह से टॉर्चर करने के लिए तैयार हो जाती है। हमें पूरे 6 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद दिखाया जाता है कि ओफान ने बर्गटन को पूरी तरह से काट कर रख दिया था। मतलब टॉर्चर ऐसे किया था कि बोलो नहीं। वो इतना टॉर्चर सा चुका था कि अब गिड़गिड़ाते हुए कहता है, मुझे मार दो, मुझे मार दो, मैं सब बताने के लिए तैयार हूँ, बस इसे रोक लो। तभी सीन रॉयल पैलेस में शिफ्ट होता है। यहाँ सबको पता चल गया था कि कोई ऐसा स्पाई है जिसे डिफेंस एरी को तोड़ कर रख दिया है, जिसकी वजह से ऑर्गो के सैनिक कैपिटल के अंदर घुस चुके हैं। पैलेस के अंदर सब एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे होते हैं और ड्यूक को भी समझ नहीं आ रहा होता कि आगे क्या किया जाए। तभी एक नाइट भागते हुए आता है और कहता है, लॉर्ड, दुश्मनों ने कैपिटल के आम सिविलियंस को मारना शुरू कर दिया है। इसके बाद हमें कैपिटल के बाहर का खौफनाक मंजर दिखाया जाता है, जहाँ ऑर्गो के सोल्जर कत्लेआम मचा रखे थे। वहाना के सलाहकार मार्कस ड्यूक को बताते हैं, लॉर्ड, हमारे एलाइज और इथोस कल्ट को पूरी तरह से मिटा दिया गया। अगर हम अपनी फोर्सेस को बांटते हैं या बॉर्डर से सैनिकों को वापस बुलाते हैं तो दोनों तरफ से हार हमारी ही होगी। इसलिए हमें कैपिटल के लोगों को उनके हाल पर छोड़ना ही होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर ऑर्गो किंगडम ने एक स्ट्रेटेजी अपनाई है। उन्होंने अपने मेन फोर्स को बॉर्डर पर ही रखा है और अपने कुछ एलिट्स को कैपिटल पर अटैक करने के लिए भेज दिया है। ड्यूक के पास मैन पावर की कमी है, सारे एलाइज को मार दिया गया है, जितने नोबल्स फैमिली उसको सपोर्ट करते थे उसको मार दिया गया है, किंग को तो पहले ही निपटा चुका है। और इसी का फायदा ऑर्गो के राजा में उठाया। अब ड्यूक ना तो बॉर्डर से सैनिकों को बुला सकता है और ना ही कैपिटल को बचा सकता है। ड्यूक कहते हैं, लगता है हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब मुझे ही कैपिटल को गार्ड करने के लिए जाना होगा। ये बात सुनते ही सारे नाइट्स घबरा जाते हैं और ड्यूक को रोकने लगते हैं, नहीं लॉर्ड, अगर आपको कुछ हो गया। लेकिन ड्यूक एक हल्की सी स्माइल के साथ कहते हैं, मार्कस, मेरे जाने के बाद मेरे परिवार का ख्याल रखना। और वो अपनी फॉर्म को चेंज करते हुए कैपिटल की ओर निकल जाते हैं। ये खबर जॉर्डन तक भी पहुंच जाती है। वो हंसते हुए कहता है, हाँ, जैसा कि हमने प्लान किया था, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही चल रहा है। मछली को जाल में फंसने के लिए आ रही है। यहाँ में इन दोनों की एबिलिटी के बारे में बताया जाता है। जॉर्डन के पास एल्केमी पैपेट की एबिलिटी है, जिससे वो किसी भी जीवित चीज को अपने वेपन में बदल सकता है। वहीं लियोन सेफर्ट के पास अजूरो लैंड की एबिलिटी है, जिसे वो अपने फॉर्म को चेंज करके एक बीस्ट की ताकत का इस्तेमाल कर सकता है। तभी हमें ड्यूक का सीन दिखाया जाता है, जो रास्ते में सोचते हुए जा रहे हैं। उन्हें याद आता है कि कैसे मरते समय वाना किंगडम के राजा ने उसे कहा था, लियोन, मैं एक अच्छा राजा नहीं बन सका, मुझे माफ करना, लेकिन अब मैं सब कुछ तुम्हें सौंप कर जा रहा हूँ, मेरे राज्य को इन दुश्मनों से बचा लेना। उसी दिन लियोन सेफर्ट ने यह शपथ ले ली थी कि जब तक वो जिंदा है, इस धरती पर किसी भी दुश्मन को कदम नहीं रखने देगा और अपने लोगों को बचाएगा। सीन वापस से प्रेजेंट में आता है। ड्यूक देखते हैं कि किस तरह बेरहमी से आम लोगों को मारा गया है और ऑर्गो के सैनिक उनके सामने सीना तान खड़े हैं। एक तरफ ऑर्गो के एलिट सोल्जर्स और दूसरी तरफ अकेले लियोन सेफर्ट। ओ भाई, लियोन कहते हैं, लगता है तुम इस एलिट ग्रुप के हेड जॉर्डन हो गए। जॉर्डन हंसते हुए कहता है, हाँ, बिल्कुल सही पकड़े हो ड्यूक, मैं ही वो इंसान हूँ जो तुम्हें मौत की नींद सुलाने वाला है। यह कहते ही वो अपनी एल्केमी पपेट एबिलिटी का इस्तेमाल करके एक सैनिक को अपने वेपन में बदल देता है। लियोन उसकी एबिलिटी को देखकर सोचते हुए कहता है, ये ताकत खतरनाक है, लेकिन ड्यूक सोच लिया था कि उन्हें हर हाल में कैपिटल को प्रोटेक्ट करना ही है। जॉर्डन अपने वेपन से लियोन पर एक जोरदार अटैक कर देता है, जिसे लियोन से पीछे की तरफ खिसक जाता है। वो आगे को समझ पाता, इससे पहले पार्सल उसके ऊपर कूद पड़ता है और उनके मुंह पर एक तगड़ा वाला अटैक कर देता है।
हालांकि इसे ड्यूक को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ड्यूक मन ही मन सोचता है जब तक सारे आम नागरिक यहाँ से सुरक्षित निकल नहीं जाते मुझे इन लोगों को रोक कर रखना ही होगा। जॉर्डन तो और इंसानों को अपने वेपन में बदलते हुए ताना मारता है, लियोन तुम्हें क्या लगता है अगर तुम इस तरह डिस्ट्रैक्टेड रहोगे तो मुझसे लड़ पाओगे, वो भी मेरे यानी जॉर्डन के सामने। और वो अपने वेपन से एक और भयंकर अटैक कर देता है। लियोन खुद को संभाल भी नहीं पाते कि पार्सेल उनके पीछे आकर एक और तगड़ा अटैक कर देता है जिसे लियोन को काफी चोट आती है। पार्सेल ड्यूक को अपने हाथों से जकड़ते हुए कहता है, जॉर्डन क्या ये सच में वार्ना किंगडम का ग्रैंड ड्यूक है, इतना कमजोर? जॉर्डन भड़कते हुए कहता है, चुप कर पार्सेल, तुझे क्या पता इसकी असली ताकत कितनी है, अगर तूने इसकी एक और बार इंसल्ट की तो मैं तुझे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। पार्सेल चिढ़कर कहता है, हे तुम हमारी साइड हो या उसकी? तभी अचानक इवैक्यूएशन की बेल बजने लगती है। यह बात सुनकर लियोन समझ जाते हैं कि सारे सिविलियंस को सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया गया है। वो अपना ऑरा रिलीज करते हुए कहते हैं, ऐसा लगता है कि अब मैं अपनी असली ताकत दिखा सकता हूँ। और वो पार्सेल का हाथ मरोड़ते हुए उसे इतनी जोर से मारता है कि बहुत दूर जाकर वो गिरता है। ये देखकर जॉर्डन एक्साइटमेंट में उस पर अटैक करने चला जाता और कहता, आहा लगता है तुम इस फाइट को सीरियसली लेने लगे हो लियोन सेफर्ड। इसके बाद दोनों के बीच एक बेहद खौफनाक फाइट शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे होते हैं। जॉर्डन पीछे ढकेला जा रहा होता है, फिर वो हंसते हुए कहता है, अपने पंच में और जोर लगाओ ड्यूक, मुझे मजा आ रहा है। वही पार्सल भी उठ खड़ा होता है और कहता है, लगता है मैं कमजोर करना मुझ पर ही भारी पड़ गया। और वो भी लियोन पर अटैक करने के लिए दौड़ पड़ता है। अब एक तरफ से जॉर्डन का अटैक और दूसरी तरफ से पार्सेल का अटैक। लियोन अपने माना को इकट्ठा करते हुए अपना हार्ट ऑफ लायन एक्टिवेट कर लेता है और दोनों को हमले को अपने नंगे हाथों से ही ब्लॉक कर लेता है। दूसरी तरफ ओल्गा लियोन फैमिली के मेंशन में पहुंच चुकी होती है। ये बंदी भी काफी स्ट्रांग है जो कि 8 रैंक की सोल्जर है और हाँ ये 60 से एक लेवल अप है। मेंशन के अंदर सबको पता चल गया है कि इवैक्यूएशन स्टार्ट हो गया है और सभी को सुरक्षित जगह पर छुपना है। ये न्यूज़ सुनते ही सार्लेट भागते हुए ह्यूज और पॉलिन के पास चली जाती है। वो रोते हुए कहती है, एक ड्यूक की बेटी होने के नाते मुझे पेशेंस से काम लेना होगा। यहाँ में ड्यूक की पत्नी डचेस लूना दिखाई जाती है जो कहती है, मेरी बेटी काफी स्ट्रांग है, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो वो संभाल लेगी। और मार्कस से कहती है कि वो मेंशन की जिम्मेदारी संभाल लेगी। सार्लेट ये न्यूज कमांडर ह्यूज और पॉलिन को दे देती है कि वार स्टार्ट हो चुकी है और दुश्मन कैपिटल तक पहुंच चुके हैं। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। जैसे ही वो ये बात बेन को बताने के लिए जाती है तभी उसके पीछे ओल्गा आ जाती है। ओल्गा मुस्कुराते हुए कहती है, आहा मेरे टारगेट, तुम कहाँ जा रहे हो? और वो सार्लेट पर अटैक कर देती है। लेकिन तभी दीवार को तोड़ते हुए सेरी की एंट्री होती है। ओह भाई, जो उस अटैक को ब्लॉक कर लेती है। सेरी कहती है, माय लेडी आप यहाँ से चली जाइए, मैं इसे संभालती हूँ। ओल्गा एक स्माइल के साथ कहती है, तुम्हें क्या लगता है क्या मैं इतनी कमजोर हूँ कि तुम मुझे आसानी से संभाल लोगी? और वो अपने टेंटिकल से सेरी पर अटैक कर देती है। सीन शिफ्ट होता है बेन के रूम में। यहाँ अफान ने कुत्ते को पकड़ा हुआ है जो थोड़ा थोड़ा मार्केटेज जैसा लग रहा है। अरे ये कुत्ता बना कैसे है? ये बेन की एक एबिलिटी है, क्वांटिटी चेन, जिसे वो किसी भी इंसान को जीवित चीज से जोड़ सकता है। और हाँ, वो पहले ग्लूटनी पॉकेट में जाएगा, उसके बाद वो जीवित चेन में जोड़ेगा। ये लोग आपस में ही बात कर रहे होते हैं कि तभी अचानक फर्स्ट टूटता है और वहां से ओल्गा के टेंटिकल्स निकलते हैं। सेरी उन्हें डॉज कर रही होती है और बेन अपने कुत्ते और अफान को बचा लेता है। बेन को तो समझ ही नहीं आ रहा होता कि यहाँ चल क्या रहा है। तभी ओल्गा कहती है, तुमने मेरे अटैक को तो डॉज कर लिया, चलो भी इस अटैक से बच कर दिखाओ। यहाँ में ओल्गा की एबिलिटी बोन सेगमेंट को दिखाया जाता है जिसे वो बहुत सारी हड्डियों को कंट्रोल कर सकती है, वही बोन को कंट्रोल कर सकती है और उन्हें टेंटिकल्स के रूप में इस्तेमाल कर सकती है। सेरी मन ही मन सोचती है कि इसके अटैक काफी खतरनाक है, मुझे इसे हर हाल में ब्लॉक करना ही हो वरना माय लेडी और बच्चों की हालत खराब हो सकती है। और भाई ये बच्चा किसको बोल रही है, उफान या बेन को? अभी हमें सेरी की एबिलिटी भी दिखाई जाती है, रेड आईज, जिसे वो 2 सेकंड के लिए फ्यूचर के अटैक्स को प्रिडिक्ट कर सकती है। ओल्गा उसे चिढ़ाते हुए कहती है, तुम्हारी एबिलिटी प्रिडिक्ट काफी शानदार है, लेकिन क्या वो मेरी स्पीड को मैच कर सकती है? सेरी पीछे हटती है और जैसे ही ओल्गा पर अटैक करने जाती है अचानक उसका माना खत्म हो जाता है। ओल्गा हंसते हुए कहती है, लगता है तुम्हारा माना खत्म हो गया, तुम भूल गई लड़की, जैसे ही तुम्हें मेरा अटैक लगा वैसे ही मेरा बोन मेरो तुम्हारी बॉडी में चला गया था और उसने तुम्हारे माना सर्कुलेशन को ब्लॉक कर दिया। और उसके साथ ही ओल्गा उस पर एक फाइनल अटैक कर देती है। सेरी एक ही पल में हार जाती है। ओल्गा उसके सिर को पकड़ कर कहती है, लड़की तुम इतनी देर तक मेरे सामने टिक पाई, इसके लिए तुम्हें प्राउड फील करना चाहिए। फिर वो एक इविल स्माइल के साथ कहती है, शार्लेट अब तुम्हारी बारी। शार्लेट खौफ में सोचती है अपने रू नाट का इस्तेमाल ठीक से कर पाती तो इसे मजा चखा देती। सेरी की हालत खराब होती है लेकिन वो कहती है, आप भाग जाइए माय लेडी, मैं इसे संभाल लूंगी। ओल्गा उसे मारने ही वाली होती है कि तभी बेन बीच में आ जाता है। बेन कहता है, हे चुड़ैल, अगर तूने ये शोर शराबा बंद नहीं किया तो मुझे स्टेप लेना होगा। जब ओल्गा सुनती है कि इस छोटे से लड़के ने उसे चुड़ैल कहा तो वो बुरी तरह से झल्ला जाती है। भाई तू चुड़ैल है, तुझे चुड़ैल ही कहेगी। वो गुस्से में कहती है, तूने मुझे चुड़ैल कहा, अब मैं तुझे एक अच्छा स्वाद चखाऊंगी।
और वो अपने बोन टेंटिकल से बेन पर अटैक कर देती है, लेकिन बेन अपने ट्रिपल असुरा वेपन की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करता है। उसके अटैक को बहुत ही स्मूथली डॉज कर लेता है और उस पर काउंटर अटैक करने लगता है। ये देखकर सेरी भी हैरान रह जाती है कि आखिर ये बच्चा है कौन। तभी बेन अपनी तलवार के सेकंड फॉर्म हेवनली जजमेंट को एक्टिवेट करते हुए उस पर एक जोरदार अटैक कर देता है। ओल्गा सदमे में सोच रही होती है ये क्या था। उसे तो पता ही नहीं था कि लियोन फैमिली में ऐसा मोस्टर है भी या कोई इंसान है। ये खौफनाक ताकत देखकर सेरी और सार्लेट दोनों पूरी तरह से शॉक में आ जाती हैं। ये पावर पहले से भी काफी ज्यादा शक्तिशाली थी। बेन सार्लेट से पूछता है, सार्लेट क्या तुम इस पागल लवल औरत की बात कर रही थी? सार्लेट घबराते हुए कहती है ना। तभी वहाँ सार्लेट की माँ डचेस लूना भागते हुए आ जाती है और पूछती है, बेटी यहाँ सब कुछ ठीक तो है ना? तभी बेन का कुत्ता बार्गेट वहाँ आ जाता है। डचेस लूना उसे देखकर सोचती है, इस कुत्ते का चेहरा कहीं देखा देखा लग रहा है। हाँ बहन, देखा देखा ही लगेगा तेरे को। लेकिन वो ज्यादा ध्यान नहीं देती है, सेरी को ट्रीट करने लगती है। तभी कुत्ता बहन से कहता, बहन ध्यान देना अब मैं क्या करता हूँ। अरे कहते हुए वो सीधा डचेस पर अटैक कर देता है और चिल्लाता है, कुत्ते अपने असली रूप को बाहर ला। मतलब ये कुत्ता कुत्ते को कह रहा है, मतलब कुत्ता डचेस को कह रही है। ओके, डचेस गुस्से में कहती है, कुत्ते कहीं के तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो? लेकिन तभी बेन को समझ आ जाता है कि औरत और कोई नहीं बल्कि वही जासूस है। जैसे ही बेन को यह बात समझ आती है वो सीधा डचेस पर अटैक कर देता है। सेरी तुरंत डचेस को बचाने के लिए सामने आ जाती है और बेन पर चिल्लाती है, पागल इंसान तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? बेन एक खौफनाक मुस्कान के साथ कहता है, लड़की तुम्हें क्या लगता है हमारी ग्रैंड डचेस कब से मास्क पहनने लगी? सेरी को कुछ भी समझ नहीं आता, लेकिन साले जब अपनी माँ की तरफ देखती है तो वो भी हैरान रह जाती है और कहती है, माँ आपका ये चेहरा कैसे? और तभी वो औरत अपने असली रूप में आने लगती है। वो हंसते हुए कहती है, हाँ मैंने सोचा भी नहीं था कि ड्यूक की पत्नी का रूप लेने के बाद कोई मुझे पहचान भी सकेगा, लेकिन इस इंसान और इस कुत्ते ने मुझे पकड़ लिया। तभी हमें उस मास्क के बारे में बताया जाता है। और हाँ, तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि ये मास्क किसी और ने बल्कि हमारे भैया की ओसार्क ने बनाई थी। डचेस आगे कहती है, कोई आम इंसान इस मास्क को पहचान ही नहीं सकता। तभी मैंने हंसते हुए कहता है, और जिस बंदे ने इस मास्क को बनाने में क्योसार्क की मदद की थी वो कोई और नहीं बल्कि ये मेरा प्यारा सा कुत्ता है। कुत्ता चिढ़ते हुए कहता है शैतान इंसान, मैं सिर को इस तरह से सहलाना बंद कर, मैं तेरा कुत्ता नहीं हूँ। डचेस अपनी असली रूप में आते हुए कहती है, मुझे लगा नहीं था कि इतने सालों तक छुप कर रहने के बाद कोई मुझे पकड़ भी पाएगा, लेकिन चलो अब इंतजार का वक्त खत्म हुआ। तभी अदमरी ओल्गा कहती है, वर्षा हमारा फाइनल मिशन सार्लेट को पकड़ना। अगर हम दोनों इस मिशन में फेल हो गए तो हमारे लॉर्ड हमारी पूरी ट्राइब को हमेशा के लिए मिटा देगी। वर्षा डरते हुए कहती है, लगता है मुझे ये करना ही होगा। और दूसरी जगह एक मैजिक आइटम के जरिए वर्षा का लॉर्ड उसे देख रहा होता है। तुम एक मिशन पर हो वर्षा, और जैसा मैं कहूंगा तुम्हें वैसा ही करना होगा। और हाँ, ये आवाज वर्षा तक नहीं जा रही होती, वो अपने मन में ही कह रहा होता है। तो अपने मैजिक पपेट का गर्दन मोड़ उड़ता है, जिसका सीधा असर वर्षा पर होता है। वो यहाँ दर्द से जोर जोर से चीखने लगती है। बेन और उसका कुत्ता कुछ समझ नहीं पाता कि आखिर अचानक ये हुआ क्या। इसी बीच वर्षा अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए पोर्टल खोलती है और साइलेंट को पकड़कर उसमें भागने लगती है। बेन उन्हें जाते हुए देखकर चिल्लाता है, ना मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूं। अपनी पावर का इस्तेमाल करके उन्हें पकड़ने ही वाला होता है कि तभी उस पोर्टल के अंदर से काफी विशाल और खौफनाक टेंटिकल्स निकलते हैं और बेन को एक ही झटके में दूर फेंक देते हैं। और फिर उस डार्क पोर्टल से एक बेहद खौफनाक शख्स बाहर निकलता है, क्रेटोस। क्रेटोस एक डेवली स्माइल के साथ कहता है, बच्चे तुम काफी पावरफुल हो गए हो, जो तुमने मेरे अटैक्स को रोक लिया, लाजवाब। क्रेटोस को अपने सामने जिंदा खड़ा देखकर बेन पूरी तरह से शॉक हो जाता है। उसके चेहरे की हवाइयां उड़ जाती है। क्रेटोस खौफनाक आवाज में कहता है, लड़के तुम मेरे खिलौने को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। और इसी शानदार एपिसोड के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।